कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर थर्ड इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हेडिंग डाल लेते हैं, इको ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड एंड पेपर का नाम है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। वन, ओके, क्योंकि सेमेस्टर फोर में आपको फिर फर्दर इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स टू पढ़ना है। ये जो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स वन है, आपने सेमेस्टर टू में अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सेमेस्टर टू में आप इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ते थे, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट लेवल पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू द सिलेबस ऑफ दिस पेपर विच वी हैव स्टडी इन दिस सेमेस्टर। तो जो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स वन का सिलेबस है, ये टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1 एंड 2 को मैं एक साथ रखूंगा, फिर थर्ड एंड फोर्थ को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूनिट 1 एंड 2 की बात करें, तो इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई, ओके, कहां से पढ़ना है? तो इसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का भी हम लोग सेक्शन 5.1 से लेके 5.3 तक ही करने हैं। और इसके अंदर जो टॉपिक होगा वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 5 का 5.1 से लेकर 5.3 तक ये आपने सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर रखा है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है? डेट इज AD एंड AS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इन दो चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे डेट इज डॉन बोस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 हम लोग डॉन बोस से करेंगे। इसके बाद आपको करना है एक चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है लेबर मार्केट। बेसिकली इसी चैप्टर नंबर 6 को यूनिट नंबर 1 में कर दिया गया है, मतलब ये चैप्टर नंबर 6 ओनली लेबर मार्केट, ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, जो कि मैंने यूनिट नंबर 1 एंड 2 कंबाइन करके आपको शो किया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि यूनिट नंबर 1 के लिए आपको ये चैप्टर 6 करने हैं। तो मैं इसको एक बार बॉक्स में डाल देता हूं। ये बेसिकली यूनिट 1 का पार्ट है, ओके। इसके बाद हमें करना है एक चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर नंबर 7 में भी हम लोग AD एंड AS ही देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग AD AS देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में, और दोबारा से AD एंड AS पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 है, ये हम लोग करने वाले हैं ब्लांचर्ड से। किससे करेंगे? ब्लांचर्ड। तो यूनिट नंबर 1 एंड 2 को करने के लिए हमें दो बुक फॉलो करना है, एक डॉन बोस और एक ब्लांचर्ड। अंडरस्टूड? चलिए, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 3, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा है पार्ट। यूनिट 3 में जो हमें पढ़ना है डेट इज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेशन के बारे में। एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कहां से पढ़ेंगे? तो चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर मेनली फिलिप्स कर्व हमें पढ़ना है, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है। फिलिप्स कर्व। चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर मेनली हम लोग ऑकन्स लॉ पढ़ेंगे। ऑकन्स लॉ, ओके। और इन दो चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं डेट इज ब्लांचर्ड।
ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में ही हम लोग एक चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिकली हम लोग एट फील्ड करके एक ऑथर है, इनकी बुक से करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 2 हम लोग सैफरीन से करेंगे। ये भी बुक का नाम है, ऑथर का नाम है सैफरीन। ओके। और इन दो बुक से चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में हम लोग एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट को देखेंगे। एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 के लिए टोटल 3 ऑथर के बुक लग गए, एक ब्लांचर्ड, एक एटफील्ड और एक सैफरीन। ये आपका यूनिट नंबर 3 हो गया। इसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो ये बेसिकली यूनिट नंबर 4 पहले सेमेस्टर 4 में था, बट सिलेबस चेंज होने के बाद ये सेमेस्टर 3 में आ चुका है और सेमेस्टर 3 का एक टॉपिक सेमेस्टर 4 में चला गया। तो यूनिट नंबर 4 में जो हमें पढ़ना है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन। माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन, ठीक है। इसके अंदर में बेसिकली हमें 3 टॉपिक हम लोगों को करना है। एक करना है चैप्टर नंबर 12, इसमें हम लोग पढ़ने वाले कंज्यूमर थ्योरी के बारे में, और यू कैन से कंजम्पशन थ्योरी, कंजम्पशन थ्योरी। इसके बाद एक करना है आपको दोबारा से चैप्टर नंबर 12, इसमें हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और एक है चैप्टर नंबर 14, इसके अंदर हम लोग करेंगे, आप मनी थ्योरी भी बोल सकते हो, डिमांड फॉर मनी भी बोल सकते हो, डिमांड फॉर मनी। ओके। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांसन से, ब्रांसन। चैप्टर नंबर 14 इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ब्रांसन से, ये भी एक अलग ऑथर का बुक है। एंड ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टमेंट थ्योरी है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉन बुश से, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में भी 2 ऑथर लगे हैं, एक तो ब्रांसन और दूसरा डॉन बुश। ये टोटल आपका सिलेबस हो गया इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 के लिए सेमेस्टर 3 में जो आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा, ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर पता है आपको यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3, इससे आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर। इस 3 क्वेश्चन के अंदर में सारे सब पार्ट होंगे और उसमें से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है तो 4 में आपको बोला है कि कोई 2 पार्ट आप करो, इस तरीके से। और जो आपका यूनिट नंबर 4 है इससे आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और हालांकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मे भी पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट आए, वो एट द एंड हम लोग को पता चल जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल आपको ये एक पैटर्न लेके चलना है। ओके, चलिए। तो ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस के ऊपर हो चुका है कि इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या सब पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो तुम लोग आगे देखेंगे ही। तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 1 एंड 2 ही स्टार्ट करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो आप सॉल्व हो चुका होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 एंड 2। ओके, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सिंस हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और पूरी इकोनॉमी में जनरली हम लोग 3 मार्केट को कंसिडर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, इसके अंदर जनरली हम लोग 3 मार्केट को देखते हैं। पहला, एक तो गुड्स मार्केट, सेमेस्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा, गुड्स मार्केट। एक मनी मार्केट, मनी मार्केट, एंड थर्ड वन इज फैक्टर मार्केट। तो सिंस फैक्टर मार्केट में ज्यादातर हम लोग लेबर के बारे में बात करते हैं, और हमारे सिलेबस का भी जो मतलब सिलेबस का भी जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेबर मार्केट के ऊपर ही फोकस किया गया है। तो मैं जो थर्ड मार्केट है उसको फैक्टर मार्केट ना लिखकर डायरेक्टली लेबर मार्केट लिख रहा हूं। लेबर इज ऑल्सो फैक्टर ना, तो लेबर मार्केट। तो इन 3 मार्केट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अगर आपको गुड्स मार्केट में थोड़ा सा याद हो, आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े हो, तो गुड्स मार्केट में आप क्या करते थे, एग्रीगेट आउटपुट को एग्रीगेट स्पेंडिंग और यू कैन से एई से इक्वेट करते थे। इसको सॉल्व करके आपके पास एक आईएस का इक्वेशन आता था। क्या आता था? आईएस का इक्वेशन। सिमिलरली आप मनी मार्केट में क्या करते थे, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वेट करते थे और यहां से आपके पास एक एलएम का इक्वेशन आता था। ओके। जैसे ही आप गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे लेके आते थे, मतलब आईएस और एलएम को एक साथ देखते थे, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट को एक साथ देखते थे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास आता था एग्रीगेट डिमांड कर्व। याद आ रहा है? आईएस एलएम के इंटरसेक्शन से ही आपने एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव किया होगा पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, ओके। जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व बेसिकली प्राइस एंड आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट एक साथ इक्विलिब्रियम पे रहे और प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशनशिप को जो शो करता है दैट इज नथिंग बट एग्रीगेट डिमांड। ओके। और जो लेबर मार्केट था ये बेसिकली हमें देता था एग्रीगेट सप्लाई कर्व। याद आ रहा है? लेबर मार्केट, लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई को मिला के हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल आता था। उस एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में डाल देते, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, और वहां से हमारे पास एक आउटपुट आता था और उसके बाद हम एक वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई निकालते थे। तो जैसे ही लेबर मार्केट को आप सॉल्व करोगे, लेबर मार्केट के बारे में पढ़ोगे, तो वहां से आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आएगा और गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट को कंबाइन करके आपके पास एग्रीगेट डिमांड आएगा। तो कुछ इसी पॉइंट ऑफ व्यू को, ये जो मैंने एक ट्री डायग्राम टाइप बनाया है, इसी सिनेरियो को लेकर हम लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कहने का मतलब यूनिट नंबर 1 एंड 2 पढ़ेंगे, जहां से लेबर मार्केट मुझे एग्रीगेट सप्लाई कर देगा एंड गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट मुझे एग्रीगेट डिमांड कर देगा। फिर इन दोनों को जब मिला के हमारे पास जो इनकम आएगा वो पूरी इकोनॉमी की इनकम होगी। अंडरस्टूड? चलिए, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो आप लोग एक हेडिंग डाल सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो नॉर्मली आप एग्रीगेट डिमांड भी हेडिंग डाल सकते हो। अब ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख लो। एडी कर्व, एडी कर्व represent the relationship between price and output. AD curve represent the relationship between price and output having goods market and money market, goods market and money market are in equilibrium, are in equilibrium simultaneously. एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको प्राइस एंड आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है और जहां पे एक कंडीशन लगी हुई है कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे हो। याद करो, जब हम लोग आईएस देखते थे तो आईएस कर्व क्या बताता था, इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच के रिलेशनशिप को बताता था और वहां पे जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट था कि गुड्स मार्केट आपका इक्विलिब्रियम पे रहे। सिमिलरली जब हम एलएम कर्व देखते थे तो एलएम कर्व भी आपको इनकम और इंटरेस्ट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता था और वहां पे जो सब्जेक्ट टू कंडीशन था वो क्या था कि मनी मार्केट आपका इक्विलिब्रियम पे रहे। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है आपको प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इन दोनों के बीच के, और यहां पे जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि आपका गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड का। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली डिराइव करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं दो साइमल्टेनियसली पिक लेके चलता हूं। ये रहा,
ओके चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ एक्स एक्सेस पे मैंने लिया आउटपुट, वाई एक्सेस पे मैंने लिया प्राइस, यू कैन से जनरल प्राइस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एडी के रिलेशनशिप को शो करेगा। और इसके ऊपर में वाई के सेम वर्टी बेसिकली वाई एक्सिस पे इनकम लिया, आउटपुट लिया, और एक्स सॉरी नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट लिया, मतलब सेम वाई के करस्पॉन्ड में वाई लिया, एंड एक्स एक्सिस में मैंने इंटरेस्ट लिया जो कि आईएसएलएम को बताएगा, क्योंकि आईएसएलएम बेसिकली क्या करता है, इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड का भी डेरिवेशन, और एग्रीगेट डिमांड क्या करता है, प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशनशिप को शो करता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, नीचे वाले डायग्राम में वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया है। ओके, तो नीचे वाले डायग्राम में एक्स एक्सिस पे इनकम लिया था, तो उसी के करस्पॉन्ड में ऊपर वाले डायग्राम पे भी एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिया, और उस इनकम को रिलेट किया इंटरेस्ट रेट से, और नीचे वाले इनकम को, और यू कैन से आउटपुट को रिलेट किया हमने प्राइस लेवल से। ओके, अब मैं इकोनॉमी में पूछता हूं कि इकोनॉमी में प्राइस क्या है। अगर मैं इकोनॉमी से पूछूं कि प्राइस लेवल क्या है, तो लेट अस सपोज इकोनॉमी बोलती है कि इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है ना, वो मान लो एक P1 चल रहा है। ठीक है, ये इकोनॉमी में P1 प्राइस आ गया। अब इस प्राइस से हमारे पास एक LM आ जाएगा, तो मैंने क्या किया, एक LM यहां पे लिखा। ओके, तो इस P1 से हमारे पास क्या आ गया, LM आ गया, LM1। ये बेसिकली क्या होगा, M अपॉन में P1 इज इक्वल टू KY माइनस में HI। यही था ना LM का इक्वेशन। सेमेस्टर 2 में आप P को कांस्टेंट मानते थे, लेकिन अब सेमेस्टर 3 में ये P जो आपका वेरिएबल बन गया, डेट्स वाई मैंने M अपॉन में P1 लिखा है। मतलब इकोनॉमी से मुझे एक प्राइस मिला, और उस प्राइस को हमने क्या किया है, पहले पुट किया, मनी सब नॉमिनल मनी सप्लाई को डिवाइड किया उस प्राइस से। मतलब नॉमिनल मनी सप्लाई हमारे पास गिवन था, प्राइस को मैंने जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक रियल मनी सप्लाई आया है। सेमेस्टर 2 में हमारे पास वो प्राइस कांस्टेंट होता था, एक जनरल प्राइस लेवल हमारे पास गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है, वो एक वेरिएबल के फॉर्म में चल रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई P1 मैंने लिखा है M के नीचे में P1। तो इससे हमारे पास एक LM निकल गया। इनिशियली लेट अस सपोज मेरे पास एक IS था, दिस इज नथिंग बट IS। ओके, ये दोनों जहां पे इक्वेट कर रहे हैं, मतलब वहां पे क्या है, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे है। और यहां से हमारे पास एक क्या आएगा, इनकम आएगा, विच इज नथिंग बट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम Y1। इस Y1 को हम नीचे वाले डायग्राम पे लेके आ गए, Y1। इस प्राइस को मैंने इस पे ले आया, तो ये जो एक मेरे पास पॉइंट आया जिसको मैं R नाम देता हूं, ये R पॉइंट मुझे क्या शो कर रहा है, इनकम और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप, और यू कैन से आउटपुट और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप, जहां पे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे है साइमल्टेनियसली। ऊपर वाला डायग्राम जहां आईएसएलएम इंटरसेक्ट कर रहा है, वो मुझे बता रहा है कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे है, और उसी से हमने ये पॉइंट आर लेके आया है। मतलब वहीं से हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया, और उस इनकम को हम नीचे वाले डायग्राम पे लेके आए, यहां से प्राइस लेके आए, तो एक पॉइंट मेरे पास आर आया जो कि पी एंड वाई के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट आर है, ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। अभी देख लो आप, एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि एडी कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। तो ये आपके पास जो पॉइंट आर है ना, ये बेसिकली प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। अंडरस्टूड? चलिए, अब किसी एक पॉइंट से हम कोई डायग्राम तो बना नहीं सकते, मेरे पास एक आर पॉइंट है, अब एक आर पॉइंट से तो डायग्राम नहीं बनेगा ना। तो दूसरा पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, लेटर सपोज माना कि जो प्राइस लेवल है वो कम हो गया, आप बढ़ा भी सकते हो, बट मैंने क्या किया, प्राइस लेवल अज्यूम किया कि अब प्राइस लेवल P1 से जो है P2 हो गया। अब जो ये प्राइस लेवल P1 से P2 हो गया, तो कहने का मतलब जैसे ही प्राइस P1 से कम होके P2 हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं इस तरीके से कि प्राइस मेरा कम हो गया, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो जो रियल मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेमेस्टर 2 में आपका रियल मनी सप्लाई बढ़ता था ड्यू टू इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई।
आप नॉमिनल मनी सप्लाई को बढ़ाते थे तो आपका रियल मनी सप्लाई बढ़ता था, और जब आपका रियल मनी सप्लाई बढ़ता था तो बताओ एलएम शिफ्ट करता था किधर, लेफ्ट वार्ड या राइट वार्ड, राइट वार्ड। तो एलएम शिफ्ट करेगा आपका राइट वार्ड। लेकिन सेमेस्टर थर्ड में आपने क्या किया, प्राइस को कम कर दिया, तो प्राइस के कम करने से भी तो रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना यार। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को बढ़ा दो तो भी आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कम कर दो तो भी आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डिनोमिनेटर में प्राइस चलता था, प्राइस को आपने कम कर दिया तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, और रियल मनी सप्लाई बढ़ने से एलएम शिफ्ट करेगा राइट वर्ड। ये सब आपने बचपन में अच्छे से पढ़ा है। तो एलएम शिफ्ट कर गया यहाँ पे पैरेलली राइट वर्ड। ये आ गया आपके पास LM2, जिसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, M अपॉन में P2 इज इक्वल टू KY माइनस में HI। इस बार जो आपके पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो पॉइंट है E2। बेसिकली ये आपके पास जो इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा Y2 पे। तो आपकी इनकम भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब इनकम कैसे बढ़ी, तो इनकम कैसे बढ़ेगी, जैसे ही प्राइस कम हुआ, ध्यान से सुनना, आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं। जैसे ही प्राइस आपका कम हो गया रियल मनी सप्लाई बढ़ गई, और रियल मनी सप्लाई बढ़ गया तो एक्सेस मनी सप्लाई हो गया, और एक्सेस मनी सप्लाई हो गया तो मनी का प्राइस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो या तो आप ये डेफिनेशन दो, या फिर जैसे ही एक्सेस मनी सप्लाई हुआ, जैसे ही रियल मनी सप्लाई बढ़ गया तो पीपल के पास एक्सेस मनी हो गया, पीपल होल्ड एक्सेस मनी। बोलो, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा ना। फिर क्या होगा, पीपल स्टार्ट परचेजिंग बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है, वो बॉन्ड खरीदना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, जो बॉन्ड का डिमांड है, डिमांड ऑफ बॉन्ड, वो इंक्रीज कर जाएगा। और किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा ना। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा। तो आप ऊपर वाला डेफिनेशन लो कि जैसे ही एक्सेस मनी सप्लाई हुआ, और किसी भी जगह पे किसी कमोडिटी का अगर एक्सेस सप्लाई होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। मनी का प्राइस होता है इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गई। तो या तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर रियल मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों के पास ज्यादा पैसा बच गया, अब लोग क्या करेंगे, तो लोग बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही लोग स्टार्ट किए बॉन्ड परचेजिंग करना, तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो ये सिनेरियो चल रहा है। अब क्या होता था, जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ये जाके हिट करता था किसको, इन्वेस्टमेंट को, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता था, बढ़ जाता था, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था। तो आपके इकोनॉमी में वाई लेस देन ए वाला एक सिचुएशन आ जाता था। और जैसे ही वाई लेस देन ए वाला सिचुएशन आया, अब इकोनॉमी में क्या होती थी, प्रोडक्शन बढ़ जाती थी, और इसके वजह से आपका आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इनकम आपका कुछ इस तरीके से बढ़ा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि प्राइस के कम होने से रियल मनी सप्लाई बढ़ा और एलएम शिफ्ट किया राइट वर्ड। अब एलएम शिफ्ट किया राइट वर्ड के बाद जो आपका इनकम बढ़ा है, वो इनकम बढ़ने का क्या रीजन है, तो ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रीजन है। क्योंकि एलएम जैसे ही शिफ्ट किया राइट वर्ड, जैसे ही रियल मनी सप्लाई बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट जाके हिट किया किसको, इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ए बढ़ गया, वाई लेस देन ए वाला सिचुएशन इकोनॉमी में आ गया, फिर प्रोडक्शन बढ़ाया गया, फिर आउटपुट भी बढ़ाया गया, तो वाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपके पास एक नया इनकम जो आया वो क्या आया है, Y2 आया है। तो अब इस Y2 को मैं नीचे लेके आऊंगा, नीचे वाले डायग्राम में, और इस P2 प्राइस को भी मैं लेके आऊंगा। तो एक इस बार जो मेरे पास पॉइंट एक एस पॉइंट है, ये एस पॉइंट में मुझे प्राइस एंड आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। देखो पॉइंट E2 पे, यहां पे मेरा गुड्स मार्केट मनी मार्केट ऊपर वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम पे है, और उसी पॉइंट E2 से ये एस पॉइंट आया है, और ये एस पॉइंट भी P एंड Y मतलब प्राइस एंड आउटपुट के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। तो ये एस पॉइंट भी एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। तो अब मेरे पास दो पॉइंट है, अब दो पॉइंट एनफ है किसी भी डायग्राम को
ड्रॉ करने के लिए। तो डेफिनेटली अब मैं क्या करूंगा, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, बट मैं अभी इन 2 पॉइंट को मिला नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये जो 2 पॉइंट को मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन एडी बनेगा या कॉनकेव टू ओरिजिन एडी बनेगा, मतलब एक या तो कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स एडी बनेगा। तो कर्वेचर हो सकता है ना अलग अलग, हो सकता है कि 2 पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन एग्रीगेट डिमांड कर बन जाए, हो सकता है कॉनकेव नेचर का बन जाए, हो सकता है कॉन्वेक्स नेचर का बन जाए। तो हमें पहले ये थोड़ा सा देखना है कि ये किस नेचर का बनेगा। तो आप लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, और हम लोग तो बेसिकली मैथमेटिशियन है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ता है वो मैथमेटिशियन तो है ही, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसका बेसिकली क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा या कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा वो पता कर सकते हैं। लेकिन उसको पता करने से पहले मेरे पास एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों के अंदर इतना मैथमेटिक्स घुसा हुआ है कि हम लोग आराम से उस इक्वेशन का जन्म कुंडली निकाल सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन होगा या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या वो इंक्रीजिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, या फिर वो कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा। मतलब हम लोग आराम से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एडी का इक्वेशन निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट को मिलाएंगे, अभी मैं इसको नहीं मिला रहा हूं, तो मैं एडी का इक्वेशन निकालता हूं। एडी मुझे क्या बोलता है, बोलो, यहां पे निकालूंगा। एडी मुझे क्या बोलता है, एडी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट हैविंग गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट एज एन इक्विलिब्रियम ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक आईएस का हेल्प ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे आईएस। आईएस क्या बोलता है, y बराबर अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में बी आई। आईएस की इक्वेशन ये होती है ना, y बराबर अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस बी आई। और आईएस इज नथिंग बट गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आते थे हम लोग। एलएम हमारे पास आया, एलएम क्या था, तो एलएम अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो वो था आपके पास एम अपॉन में पी इज इक्वल टू के वाई माइनस में एच आई। तो मुझे क्या करना है, वाई एंड पी के रिलेशनशिप को शो करना है, और जहां पे ये आईएस एलएम आपस में इक्वेट करे। आईएस एलएम आपस में इक्वेट करने का क्या मतलब है कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एलएम वाले इक्वेशन में से आई की वैल्यू निकाल के, ठीक है, आईएस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो कहने का मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एच आई इज इक्वल टू के वाई माइनस में एम अपॉन में पी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 बाय एच के वाई माइनस में एम अपॉन में पी, बोल लिख सकते हैं ना। और अब इस आई को, जो हम लोगों ने आई की वैल्यू निकाली है, इस आई को हम लोग क्या करेंगे, आके पुट कर देंगे इस आईएस वाले इक्वेशन में। तो जैसे ही आप आईएस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आईएस इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में b इंटू आई। तो आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 बाय एच के वाई माइनस में एम अपॉन में p और ब्रैकेट बंद, कुछ इस तरीके से। तो y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो अल्फा जी इंटू में ए बार यहां पे आ जाएगा, माइनस में इसको अगर थोड़ा सा अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा b अपॉन में एच के वाई इंटू में अल्फा जी। और इसको फिर दोबारा माइनस दूसरे से करोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और ऐड जो होगा बेसिकली आपका वो होगा अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में एम अपॉन में पी। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया कैलकुलेशन। हम क्या देख रहे हैं कि जो y है ना, इस वाले टर्म में एक y है, तो इस वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस में b अपॉन एच के वाई इंटू में अल्फा जी, और इज इक्वल टू चल रहा है क्या, अल्फा जी ए बार। चलिए आई होप अब आपको अच्छे से शो कर रहा हूं, अल्फा जी इंटू में ए बार प्लस में बी से पहले मैं अल्फा जी लिख दूं, प्लस में अल्फा जी बी अपॉन एच इंटू में एम अपॉन में पी। तो यहां से अगर मैं y को कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस में अल्फा जी बी अपॉन एच इंटू में के इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार प्लस में अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में एम अपॉन में पी। सिंपल सी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। y इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लिया जाए तो
अल्फा जी होल अपॉन में, ये पूरा का पूरा टर्म इस तरफ डिवाइड आ जाएगा, तो 1 प्लस में अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के, और साथ में चल रहा है एक ए बार, प्लस में अल्फा जी पूरे को डिवाइड कर लो, 1 प्लस में अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के, और साथ में चल रहा है बी अपॉन में एच एम अपॉन में पी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे टर्म को, यहां से जो पूरा का पूरा टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, दोनों के दोनों टर्म सेम है ना, इसको मैं लेट ले रहा हूं गामा। ठीक है, थोड़ा सा याद हो जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, तो ये चीजें डेरिवेशन हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में भी किया है। तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी क्या है, वो अल्फा जी होल अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के, तो ये आपके पास गामा की वैल्यू आ गई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू गामा, क्योंकि आपने देखो इस पूरे टर्म को गामा माना है ना, इस पूरे टर्म को, तो गामा इंटू में चलेगा ए बार, प्लस में इसको फिर से हम लोग लिखेंगे गामा बी अपॉन में एच एम अपॉन में पी। तो अब जो मेरे पास ये जो आया है एक बॉक्स में, दिस इज नथिंग बट एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और यू कैन से एग्रीगेट डिमांड का जो है इक्वेशन, क्योंकि देखो ये आपको आउटपुट एंड प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और ये आया कैसे है, तो गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखे, क्योंकि हमने शुरुआत ही किया था आईएस एंड एलएफ को इक्वेट करके ना, तो वाई एंड पी आपके पास शो कर रहा है इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, और इस पॉइंट पे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो ये आपके पास आ गया एडी शेड्यूल, और यू कैन से एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो ये तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन आ गया। अब मैं चाहता हूं ये पता करना कि इससे जो बनने वाला डायग्राम होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या कॉनकेव या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, ये सब पता कर सकते हैं हम लोग आराम से बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बात बताओ, हमारे पास इक्वेशन तो आ गया, आई थिंक आप सभी को पता हो, ये हमारे पास एक डायग्राम भी है यहाँ, तो मेरे पास यहाँ y एक्सिस पे p लगा हुआ है और x एक्सिस पे y लगा हुआ है, और जो एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन मेरे पास आया वो आया है y इज इक्वल टू गामा इंटू में a बार प्लस में गामा इंटू में b अपॉन में h इंटू में m अपॉन में p, ये इक्वेशन आया है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेरिवेट कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस p और y के रिलेशनशिप से बनने वाला जो डायग्राम होगा, ठीक है, और इससे जो बनने वाला इक्वेशन है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि वो जो डायग्राम है उसका स्लोप क्या होगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट होता है, अगर किसी इक्वेशन का स्लोप कांस्टेंट होता है तो कहने का मतलब डेफिनेटली वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, और अगर स्लोप कांस्टेंट ना होके कोई वेरिएबल फॉर्म में आ जाए तो डेफिनेटली वो डायग्राम किसी कर्वेचर में बनेगा, या तो कॉनकेव बनेगा या तो कॉन्वेक्स बनेगा, और कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि अगर मुझे इस डायग्राम का जो भी इस नीचे वाले डायग्राम में जो भी एडी का डायग्राम बनेगा उसका मुझे स्लोप निकालना होगा, तो मुझे dy बाय dx कर देंगे। किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाय dx करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस पे p है और x एक्सिस पे y है, तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, dp बाय dy निकालना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए हमें dy बाय dx करना होता है, लेकिन हमारे जो डायग्राम हमारे पास जो गिवन है इसके एक्सिस पे y एक्सिस पे प्राइस है और x एक्सिस पे इनकम है, तो y एक्सिस को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो dp बाय dy करना पड़ेगा, तो dp बाय dy करना पड़ेगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो अब मैं हम लोग थोड़ा सा नीचे इसको dp बाय dy करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकला है y इज इक्वल टू गामा a बार प्लस में गामा b अपॉन में h m अपॉन में p, ये निकला है। अब यहां पे पता है dp बाय dy हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो p इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, ठीक है, या y इन टर्म्स ऑफ p भी आप बोल सकते हो, y इन टर्म्स ऑफ p दे रखा है। तो मैं ऐसा करता हूं dy बाय dp निकाल देता हूं और बाद में उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, सिंपल रहेगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p, तो dy बाय dp जो आपके पास आएगा ये गामा इंटू में a बार, ये तो जीरो बन जाएगा,
प्लस इसका क्या आ जाएगा गामा बी अपॉन में एच इंटू में एम और 1/p का क्या हो जाएगा -1 अपॉन में पी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी पी। और लगे हाथ ऐसा करें हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल ले, मतलब डी स्क्वायर y अपॉन में डी पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, जिससे कर्वेचर भी पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली गामा बी अपॉन में एच एम अपॉन में 2 अपॉन में पी का क्यूब, m इंटू में 2 अपॉन में पी का क्यूब, क्योंकि पी का पी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पी की पावर -2, तो -2 नीचे आएगा तो इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस कर देगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया है बस। तो बेसिकली वो आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में पी पे पावर -3, तो नीचे आके पी क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो अगर मैं इससे dp बाई डी वाई निकाल लू, मतलब रेसिप्रोकल कर दूं, क्योंकि मुझे तो रेसिप्रोकल करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बेसिकली 1 बाय गामा h अपॉन में b 1 बाय m और ऊपर चल रहा होगा -p स्क्वायर। तो चलो मैं लिख देता हूं इस तरीके से -p स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया dp बाय dy आ गया। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, इट इज ऑल्सो इक्वल टू -hp स्क्वायर होल अपॉन में गामा b इंटू में m। ओके, अब मुझे बताओ क्या dp बाई dy आपका कोई कांस्टेंट टर्म आया है? नहीं आया है ना, क्योंकि देखो यार एक प्राइस वेरिएबल तो है ही, हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक y एंड p, दो वेरिएबल है, और मेरे dp बाई dy में p तो आ ही रहा है ना, और p इज नथिंग बट वेरिएबल, p आ रहा है ना, p इज नथिंग बट वेरिएबल। तो अगर मेरे dp एंड dy में p एक आ रहा है, मतलब वेरिएबल आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। और ये जो dp बाई dy मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मेरा निगेटिव आया है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, जो मेरा डायग्राम होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इतनी बात भी समझ में आ गई कि dp बाई dy मेरा निगेटिव आया है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा। और dp बाई dy मेरा कांस्टेंट नहीं आया है, किसी वेरिएबल के फॉर्म में आया है, तो डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला है, ये किसी कर्वेचर का रूप लेगा। अब वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा वो कौन बताएगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो डायग्राम कॉन्वेक्स होगा, और नेगेटिव होता है तो कॉनकेव होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको साफ साफ दिख रहा होगा पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा टर्म आपको एक पॉजिटिव दिख रहा होगा, तो कहने का मतलब डायग्राम मेरा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो यहां से मैंने आपको एक डेरिवेशन भी दिखाया, तो जो आपका एडी बनेगा ना, जो एग्रीगेट डिमांड बनेगा वो कॉन्वेक्स कर्व बनेगा। साफ साफ दिख गया, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था वो मेरा क्या था, बेसिकली वेरिएबल फॉर्म में था, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद क्या देखा हमने कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था, क्योंकि नेगेटिव था dp बाई dy, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो समझ में आ गया। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो वो कॉन्वेक्स बनेगा। लेकिन जब आप यूनिट नंबर 1 पढ़ोगे और जब तक आप डॉनबुश इस ऑथर को आप फॉलो करोगे, तो आपको एग्रीगेट डिमांड क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, मतलब इन दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनाना है, ये आपके पास एडी आएगा। अब जब डॉनबुश के बुक को ओपन करोगे तो आपको भी सेम यही एडी का इक्वेशन दिखेगा। अब इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास वही आएगा जो आंसर हमने निकाला है। और साफ साफ डेरिवेटिव में मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक वेरिएबल फॉर्म में दिख रहा है, और अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो डेफिनेटली मेरा स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, लेकिन डॉनबुश इसको स्ट्रेट लाइन बनाता है, एडी को हमेशा क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब मैं क्यों बना रहा हूं, जब मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, ये कॉन्वेक्स बनेगा, बट मैं आप स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके ऑथर ने ऐसा बनाया है। आपके कॉलेज में भी जो टीचर पढ़ाएंगे वो भी आपको ऐसे ही करवाएंगे, और आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे ही आप डॉनबुश से ब्लांचर पे जाओगे, जैसे ही डॉनबुश से आप ब्लांचर पे जाओगे तो आपका एडी जो डायग्राम है वो कॉन्वेक्स ही बन जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही आप डॉनबुश से ब्लांचर में जाओगे तो आपका एडी डायग्राम कॉन्वेक्स बन जाएगा, जो हमने प्रूफ किया है, स्लोप भी निकाल के, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल के। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन ऑफ एडी समझ में आया होगा, डेरिवेशन ऑफ एडी का इक्वेशन कैसे आया वो भी समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे अपने कॉपी में, फिर ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोगों ने किया था, ये अलजेब्रिक इक्वेशन आप करोगे, और उसके बाद एक कुछ इंग्लिश में लिखवा रहा हूं आपको, कुछ इंग्लिश लिखना है। कहने का मतलब ये है कि एक
अच्छा सा फेयर कॉपी लो और उसमें पहले डायग्राम बना लो, वीडियो को पॉज करो, ये डायग्राम बना लो, फिर जो अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोगों ने किया वो अलजेब्रिक इक्वेशन करो और उसके बाद मैं कुछ लिखवा रहा हूँ वो लिखो। ओके, मतलब इसके करस्पॉन्ड में कहने का मतलब आपको साथ साथ ही नोट्स भी बना के चलना है, जिससे कि आपको टॉपिक और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी समझ में आए। जो भी थ्योरी पेपर में जितना भी थ्योरेटिकल टॉपिक होगा उसको मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको साथ साथ नोट्स लिखवाते चलूंगा। ओके, तो आई होप आपने पॉज करके इतना काम कर लिया होगा, ये बेसिकली डायग्राम एंड अलजेब्रिक इक्वेशन कर लिया होगा। तो आप इंग्लिश लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, तो स्टार्ट कीजिए पहले। एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व shows different combination of price level, shows different combination of price level and output level, and output level where both goods market and money market, where both goods market and money market are in equilibrium together, are in equilibrium together. It means, it means that at every point, it means that at every point on aggregate demand curve, on aggregate demand curve, on aggregate demand curve, both goods market and money market, both goods market and money market will be cleared, will be cleared. cleared का बेसिकली मतलब है कि ना ही एक्सेस डिमांड है ना ही एक्सेस सप्लाई है, सब गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। ओके, पैराग्राफ चेंज कीजिए, इसके बाद लिखिए एज शोन इन द डायग्राम, as shown in the diagram, at a given price level of P1, at a given price level of P1, both goods market and money market, both goods market and money market are in equilibrium, are in equilibrium together at income Y1, together at income Y1, where price level, where sorry where मत लिखिएगा, वहां पे when लिखिएगा, when price level decreases from P1 to P2, when price level decrease from P1 to P2, real money supply increases, real money supply increases and LM curve shift rightward, and LM curve shift rightward. As a result, as a result, rate of interest decreases, rate of interest decreases and simultaneous equilibrium level of income increases, and simultaneous equilibrium level of income increases. Therefore, by joining all such combination, therefore by joining all such combination of price level and income, of price level and income level, where both markets are in equilibrium together, where both market are in equilibrium together. मैं ये लाइन फिर से बोलता हूं, therefore by joining all such combination of price level and income level, therefore by joining all such combination of price level and income level where both markets are in equilibrium together, we get downward sloping aggregate demand curve, we get downward sloping aggregate demand curve. तो आपको अगर पेपर में पूछता है कि डिराइव द एडी कर्व, डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर्व या एडी शेड्यूल, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, वो सारे के सारे अल्जेब्रिक इक्वेशन लिखने हैं, वो मैथमेटिकल प्रूफ है, साथ साथ में इतनी सारी आपको इंग्लिश लिखनी है, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये बोल दे कि वाई एडी इज नेगेटिवली स्लोप्ड, जो एडी मेरा डाउनवर्ड आया था ना, तो अगर आपको बोल दे कि वाई एडी इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो आपको कुछ लाइन एक पैराग्राफ इसमें और भी ऐड करना है, तो वो मैं आपको ऐड करवा देता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ बोले डेरिवेशन ऑफ एडी तो आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं करना। लेकिन अगर उसी में क्वेश्चन ये ऐड कर दे कि वाई एडी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और यू कैन से नेगेटिवली स्लोप्ड, तो आप क्या करोगे, इतना करोगे और एक पैराग्राफ और इसमें ऐड कर दोगे। पैराग्राफ लिखिए चेंज करके, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, aggregate demand curve is negatively sloped because of transmission mechanism, because of transmission mechanism. It means when price level decreases, it means
when price level decreases and real money supply increases then due to working of transmission mechanism equilibrium level of income increases as we know, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, as we know transmission mechanism is a process by which monetary expansion changes aggregate expenditure in its पैराग्राफ चेंज कर लेना, in its first step rate of interest decreases due to excess supply of money in the second steps lower rate of interest increases investment spending and thereby aggregate spending and output level एग्रीगेट स्पेंडिंग का यहाँ पे बेसिकली मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से है। तो मैं एक लास्ट लाइन फिर से आपको दोहरा रहा हूं, इन द सेकेंड स्टेप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देता है एंड देयर बाय एग्रीगेट स्पेंडिंग, और उसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है एंड आउटपुट लेवल भी बढ़ जाता है। वही देखा ना हम लोगों ने, जैसे ही आई कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर ए बढ़ा, फिर वाई लेस देन ए का सिनेरियो आया, फिर प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर वाई भी बढ़ गया। तो ये चीज है, तो आउटपुट लेवल, उसके बाद फुल स्टॉप लिखिए, ये खत्म हो चुका है। तो अगर आपसे पूछता है कि डेरिवेशन ऑफ एडी, तो जो मैंने पहले लिखवाया तो वो आपको करना है। अगर उसी क्वेश्चन में ऐड कर देता है कि वाई एडी इज नेगेटिवली स्लोप, तो जो अब मैंने लास्ट में कुछ लिखवाए हैं तो वो आपको पैराग्राफ ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ गया एग्रीगेट डिमांड का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में पहले आईएस के इक्वेशन निकाला था, फिर उसका हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेशन देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें शिफ्टिंग देखी थी, फिर उसका हम लोगों ने स्लोप देखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने एग्रीगेट का डेरिवेशन तो कर लिया, इक्वेशन भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिफ्टिंग और उसके बाद स्लोप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सेमेस्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेमेस्टर 3 पूरा का पूरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड माइक्रो एंड स्टैट्स, ये सभी 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको इनरोल करवाना है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।